बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो उठते हुए बोला, तुम जानती हो हमने अपने मुल्क की खातिर तुम्हें छुपाया था। तुम कल भी हमारी थी, आज भी हमारी हो। मुझसे समझौता करो, मैं तुम्हें इस मुल्क में वो मुकाम दूंगा जो इसराइल में अल्पा को हासिल है। वो तनहा औरत अपने मुल्क की मलका बनी हुई है। मैं तो तुम्हें कत्ल करके भी यहाँ की मलका बन सकती हूँ, फिर समझौता क्यों करूँ? तुमने कहा था मैं पागल खाने में रहकर टेलीपैथी के जरिए और दूसरी गैर मामूली सलाहियतों के जरिए हंगामा बर्पा कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे वक्त कहीं से भी आने वाली एक गोली मेरा खात्मा कर देगी और तुम ऐसा कर सकते थे। इसीलिए मैंने अपनी सलामती की खातिर इतने बरस वहाँ गुजार दिए। अब तुम अपनी सलामती की बात करो। मैं अपनी सलामती के लिए तुम जो कहोगी इस पर अमल करता रहूंगा। इसकी बीवी ने कहा, जैनी तुम इन्हें कोई सी भी सजा देकर जिंदा रहने दो। मैं तुम्हें बेवा नहीं होने दूंगी, बच्चों को यतीम नहीं होने दूंगी। इसकी सजा सिर्फ ये होगी कि जितने बरस मैं पागल खाने में रही, इतने ही बरस ये खतरनाक किस्म के पागलों के दरमियान रहे। सजा पूरी होने से पहले बीवी बच्चों की सूरतें न देखे। मुझे गाफिल समझकर इसे पागल खाने में अच्छा खाना और बेहतर सहूलतें दी जाएंगी तो सजा के तौर पर तुम माँ और बच्चों को ऐसे जहनी अजाब में मुब्तला करूंगी जिसकी वीडियो फिल्म देखकर सचमुच पागल हो जाओगे। जैनी मेरी बहन, माफी की कोई सूरत निकालो। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही इसे सजा दी गई है। ये जिंदा रहेगा, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर वो अमरीकी अफसर से मुखातिब हुई, कम ऑन ऑफिसर, मुंह हाथ धोकर वर्दी पहनो और यहाँ से इस तरह चलो कि अगली सीटों पर तुम बीवी के साथ रहो, हम पिछली सीटों पर रहेंगे। इस दौरान में ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे दिमाग में रहूंगी। जरा सी भी चालाकी तुम्हारे पूरे खानदान को महंगी पड़ेगी। वो वर्दी वगैरह लेकर बाथरूम में गया। जेनी ने कहा, मैं जुबान से भी बोल रही हूँ और तुम्हारे दिमाग में भी हूँ ताकि तुम्हारी बीवी सुनती रहे। तुम यहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर जाओगे, वहाँ के आला अफसरान को मेरा हुक्म सुनाओगे। जो भी आला अफसर मेरे हुक्म के मुताबिक तुम्हें इस दुनिया के बदतरीन पागल खाने में भेजने से इनकार करेगा, वो इसी लम्हे बेमौत मारा जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो वर्दी पहनकर बाथरूम से आ गया, जूते वगैरह पहने। फिर रोती हुई बीवी से बोला, तुम कभी भूलकर भी चुपचाप राजदारी से जैनी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कराना। अपने बच्चों की सलामती का ख्याल कर लिया करना, इससे तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं रहेगी। वो चारों इस कमरे से निकलकर बंगले के बाहर आए, कार में बैठ गए। तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें सल्यूट कर रहे थे। सोनिया ने सोचा था कि तेजपाल किसी बहुत अहम मामले में वाशिंगटन जा रहा है। वहां पहुंचकर वो एक टैक्सी में जाने लगा। इसने भी एक टैक्सी में इसका ताक़ुब किया, फिर एक जगह टैक्सी रुकवा दी। वो एक फ्लाइंग क्लब में गया था। सोनिया ने किराया देकर टैक्सी वाले को रुखसत किया, फिर पैदल चलती हुई मोबाइल फोन निकालकर इंक्वायरी के नंबर मिलाकर पूछा, प्लीज बारकोसा फ्लाइंग क्लब का नंबर बताएं। इसे 2 फोन नंबर बताए गए। इसने बुकिंग क्लर्क के नंबर पंच किए, फिर राब्ता होने पर कहा, हेलो चेरी ब्लॉसम, तुमने आने का वादा किया था, मैं इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ से कहा, चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश का नाम है, रॉन्ग नंबर। फोन बंद हो गया। वो इसके दिमाग में पहुंच गई। वो एक मियाँ बीवी और इनके बच्चों के लिए एक छोटा सा जहाज बुक कर रहा था। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस बारकोसा फ्लाइंग क्लब की तरफ जा रही थी। वहाँ पहुँचने से पहले इसने बुकिंग क्लर्क के जरिए तेजपाल की आवाज सुनी। वो कह रहा था, मुझे मैरीलैंड जाना है, वापसी नहीं होगी, लिहाजा आपका पायलट साथ जाएगा और हेलीकॉप्टर वापस ले आएगा। सोनिया ने फिर मोबाइल फोन के नंबर पंच किए। राब्ता होने पर बोली, हेलो मैं मार्था डिसोजा बोल रही हूँ, अभी फौरन मुझे मैरीलैंड जाना है। मैं लाइसेंस होल्डर नहीं हूँ, लिहाजा आपके पायलट के चार्जेस भी अदा करूंगी। दूसरी तरफ से कहा गया, इत्तेफाक से 15 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर मैरीलैंड जा रहा है। अगर आप आधे घंटे तक आ सके तो हम हेलीकॉप्टर को मजीद 15 मिनट रोक सकते हैं। मैं करीब ही एक होटल में हूँ, अभी आ रही हूँ। इसने फोन बंद किया। एक रेस्तोरां के बाथरूम में जाकर आईने के सामने चेहरे पर तब्दीली की ताकि तेजपाल को शुबा न हो कि ये औरत लंदन से इसके साथ चली आ रही है। आर्जी मेकअप फौरन हो गया। इसने बाहर आकर एक गश्ती फोटोग्राफर से मौजूदा चेहरे की 3 तस्वीरें उतरवाई। पोलराइज्ड कैमरे के जरिए चंद सेकंड में तस्वीरें मिल गईं। वो फ्लाइंग क्लब के काउंटर पर आकर बोली, मेरा नाम मार्था डिसोजा है, अभी मैंने मैरीलैंड जाने के लिए फोन किया था। इसने अपनी तस्वीर के साथ एक फॉर्म पुर किया। तेजपाल एक तरफ बैठा सोच के जरिए कह रहा था, गुरुजी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में जाने वाली आ गई है, आप किसी वक्त भी इसकी असलियत मालूम कर लेंगे। गुरु नारंग ने कहा, ठीक है, इसे हेलीकॉप्टर में सवार होने दो।
मुकर्ररा वक्त के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने परवाज की। तेजपाल ने सोनिया से पूछा, मैरीलैंड में कहाँ जा रही हो? वो जरा शर्माती हुई बोली, ना पूछो तो बेहतर है। वैसे मैं पहली बार जा रही हूँ। क्या तुम जानते हो हिल्टन पार्क कहाँ है? जानता हूँ। क्या वहाँ जाना है? मैं जहाँ जा रहा हूँ वो पार्क रास्ते में ही पड़ेगा। वो खुश होकर बोली, अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे अपनी गाड़ी में वहाँ ड्रॉप कर सकते हो। व्हाई नॉट? इसमें माइंड करने की क्या बात है? लेकिन ये अजीब सी बात है, तुम पहली बार वहाँ जा रही हो और वो भी अकेली। वो फिर शर्माती हुई बोली, प्लीज तुम जवान हो, कुछ अपनी तरफ से भी तुम्हें समझना चाहिए। मैं जवान हूँ, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के बारे में सोच सकता हूँ, मगर सॉरी टू से तुम्हारी उम्र इस मामले के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। दिल की कोई उम्र नहीं होती। जो मुझसे मिलने वाला है इसकी भी यही उम्र होगी। वो बातें कर रहा था और गुरु नारंग सोनिया के ख्यालात पढ़ रहा था, मगर वो ख्यालात मार्था डिसूजा के थे। ये रूहानी टेलीपैथी का कमाल था कि बाबा साहब के इदारे के तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले जो बेस बदलते थे, इसी के मुताबिक इनका दिमाग डलकर इसी किरदार की मुनासबत से ख्यालात पेश करता था। गुरु नारंग देर तक सोनिया के जहन को टटोलता रहा और इसे मार्था डिसूजा के ख्यालात ही पढ़ने को मिलते रहे। आखिर इसने तेजपाल से कहा, ये औरत बद किरदार है, अपने शोहर डिसूजा को धोखा देकर अपने यार से मिलने मैरीलैंड जा रही है। तेजपाल ने पूछा, महागुरुदेव क्या अल्पा से राब्ता हुआ? नहीं, वो पहली औरत है जिसके दिमाग तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ और ना ही वो मुझसे राब्ता कर रही है। मेरा दिमाग कहता है इसकी कोई कमजोरी है जिसके बायस वो आपके पास नहीं आ रही। आप इसी बात पर गौर करें। जब से आप मेरे दिमाग में आए हैं तब से वो मेरे अंदर भी नहीं आ रही। पिछली रात जहाज में वो बार बार आ रही थी। तुम ठीक कह रहे हो, वो किसी कमजोरी के बायस मुझसे राब्ता करने से कतरा रही है और तुम्हारे पास भी अब नहीं आ रही। हालात कुछ ऐसे थे कि गुरु नारंग भी भटक गया था और इस खुशफहमी में था कि तेजपाल को पिछली रात से परेशान करने वाली अल्पा गुरुदेव के खौफ से रोपोश हो गई है। इस तरह सोनिया पर शुबा नहीं हुआ। वो मैरीलैंड पहुंच गई। इसने तेजपाल से ये भी ना पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। तेजपाल एक टैक्सी में इसे हिल्टन पार्क पहुंचाकर आगे चला गया। सोनिया ने पार्क में एक गाइड से पूछा, यहाँ के मशहूर मकामात कौन से हैं? मुझे वहाँ ले चलो। इसने गाइड को $500 दिए। वो खुश हो गया। एक टैक्सी में बैठकर इसके साथ जाते हुए बताने लगा कि वो कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। सोनिया ने खिड़की से बाहर देखा। एक वसी व अरीज कितने जमीन पर एक ऐसी इमारत नजर आई जैसे वो हिंदुओं का मंदिर हो। सोनिया ने पूछा, ये क्या है? गाइड ने कहा, ये बहुत बड़ा आश्रम है। अमेरिकी हुकूमत ने एक हिंदू औरत नीलमा के लिए इतनी वसी व अरीज जमीन अलाट की थी। चंद बरस पहले यहाँ बड़ी रौनक होती थी। बेशुमार हिंदू आते रहते थे। गाइड बोल रहा था और नीलमा का नाम सुनने के बाद सोनिया के ख्यालात दूर तक परवाज करने लगे थे। इसने एक म्यूजियम के पास जाकर टैक्सी रोक दी। फिर गाइड और ड्राइवर दोनों को मजीद रकम देकर रुखसत कर दिया। नीलमा और इसके जवान बेटे की मौत के बाद वो आश्रम वीरान हो गया था। नीलमा महज आखिरी आत्मा शक्ति पर जिंदा थी और वहाँ से बरसों पहले जा चुकी थी। हुकूमत की तरफ से इस आश्रम के तमाम दरवाजों पर ताले लगा दिए गए थे। वो आश्रम जो नहायत साफ सुथरा रहता था, अब इसके आसपास मिट्टी, धूल और खुश्क पत्ते उड़ते रहते थे। रात के 9 बजे तेजपाल इस आश्रम के अहाते में आया। वहाँ के एक छोटे क्वार्टर में 2 सेवक रहते थे। वहीं पकाते खाते और जिंदगी गुजारते थे। उन्होंने तेजपाल के सामने झुककर दोनों हाथ जोड़ दिए। गुरु नारंग ख्यालख्वानी के जरिए इनके दरमियान था। इसने इस आश्रम को फिर से आबाद करने के लिए तेजपाल को भेजा था। एक सेवक पीतल की एक बड़ी सी थाली में खाने की चीजें परोस कर एक जग में पानी लेकर तेजपाल के पीछे चलने लगा। इस आश्रम के अंदर कई कमरे, बड़े हाल और राहदारियां थीं। तमाम कमरे के दरवाजे मुकफ्फल थे। इनकी चाबियां हुकूमत की तहवील में थीं और वो इतने मजबूत ताले थे कि चाबियों के बगैर खुल नहीं सकते थे। तेजपाल इस सेवक के साथ एक बड़े हाल के मुकफ्फल दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। तेजपाल के आने से पहले सेवक ऐसा करते थे। गुरु नारंग इनके दिमागों में जो मंत्र पढ़ता था वही मंत्र सेवक अपनी जुबान से दोहराते थे। अब तेजपाल इन मंत्रों को अपने दिमाग में सुनकर जुबान से दोहराने लगा। मंत्रों के इख्तिताम पर दरवाजे का बड़ा सा मजबूत ताला ऐसे खुल गया जैसे चाबी से खोला गया हो। वापसी पर इस ताले को फिर मंत्रों के जरिए बंद कर दिया जाता था। तेजपाल ने ताले को हटाकर कुंडी एक तरफ सरकाई। वो दरवाजा खुलता चला गया। अंदर बड़ा साफ सुथरा हाल था। इस हाल के वस्त में एक ऊंचा चबूतरा था। इस चबूतरे पर नीलमा पलथी मारे बैठी थी। वो तपस्या में मसरूफ थी। दरवाजा खुलते ही इसने आंखें खोल दी। फिर दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर बोली, मेरे गुरु बाबा प्रणाम।
गुरु नानक ने इसके दिमाग में कहा, जियो और पूरी आत्मा शक्ति हासिल करके रहती दुनिया तक जीती रहो, तुम्हारा भोजन आ गया है। वो बोली, आज मैं तेजपाल को यहाँ देख रही हूँ, तुम्हारी तपस्या मुकम्मल होने वाली है, इसलिए ये आया है। इसकी जहानत और गैर मामूली सलाहियतों के जरिए फिर इस आश्रम को आबाद किया जाएगा। मुकम्मल आत्मा शक्ति हासिल करते ही इस मुल्क के हुकाम तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, तुम यहाँ की महारानी कहलाओगी, तुम्हारे हुक्म के बगैर कोई इस आश्रम में कदम भी नहीं रख सकेगा। एक बारगी नीलमा और गुरु नारंग चौंक गए। नीलमा के अंदर से आवाज उभरी, लेकिन मौत के कदम कोई नहीं रोक सकता। नीलमा दहशत के मारे उठकर खड़ी हो गई, दोनों मुठियां भींचकर बोली, गुरु बाबा, ये सोनिया की आवाज है, मेरी आत्मा शक्ति मुकम्मल नहीं हुई है, गुरु बाबा मुझे बचाओ। सोनिया की आवाज फिर उभरी, तुम्हारी आत्मा शक्ति मुकम्मल नहीं होगी, इस आश्रम के अंदर मौत है और बाहर जिंदगी, बोलो कहाँ जाओगी। चालबाजी ऐसी होती है जो पहले समझ में नहीं आती, जब इसका नतीजा सामने आता है तब समझ में आती है। गुरु नारंग ने बड़ी चालबाजी से नीलमा को मैरीलैंड के एक आश्रम में रिपोर्ट रखा था। वो आश्रम कभी नीलमा और इसके जवान बेटे के बायस आबाद था। वहाँ हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद थी। नीलमा की टेलीपैथी और आत्मा शक्ति के बायस अमरीकी हकाम को बड़े फायदे पहुँचते थे, इसलिए हुकूमत ने एक वसी और अरीज प्लाट आश्रम तमीर करने के लिए अलॉट किया था। जब से नीलमा गई थी और अपनी आत्मा शक्ति के कमजोर होते रहने के बायस वापस नहीं आई थी, तब से वो आश्रम उजड़ गया था, वीरान पड़ा रहता था। सर्वेंट क्वार्टर्स में 2 हिंदू चौकीदार रहते थे। हुकूमत की तरफ से इस आश्रम के तमाम छोटे बड़े कमरों के दरवाजों को मुकफ्फल कर दिया गया था। अब कोई हिंदू भी इधर का रुख नहीं करता था। जब भगवान और देवताओं की मूर्तियां मुकफ्फल कर दी गई हों तो फिर कौन पूजा के लिए और वहां रिहाइश के लिए आएगा? कोई नहीं आता था। ऐसे में ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि आश्रम के किसी बड़े हाल का दरवाजा बाहर से मुकफ्फल रहेगा तो नीलमा वहां रोपोश रहकर आत्मा शक्ति मुकम्मल करने की तपस्या करती रहेगी। मैरीलैंड की पुलिस और इंतजामिया को वहां किसी की मौजूदगी का इल्म किस तरह हो सकता था? लेकिन गुरु नारंग अपने काले जादुई अमल से इस बड़े हाल के दरवाजे के ताले को खोलता और फिर बंद कर देता था। वो हिंदू चौकीदार इसके महकूम थे। वो राजदारी से नीलमा को जरूरत की चीजें फराहम किया करते थे। ये तरीकाकार ऐसा था कि राज कभी न खुलता और नीलमा आत्मा शक्ति किसी मुदाखलत के बगैर मुकम्मल कर लेती। लेकिन गुरु नारंग की प्लानिंग ये थी कि नीलमा मुकम्मल आत्मा शक्ति हासिल करके फिर इस आश्रम को आबाद करे और इस मुल्क के हकाम को हमेशा अपने ज़ेरे असर रखे। इसे आबाद करने के इंतजामात के लिए तेजपाल को वहां भेजा गया तो सोनिया भी इसका ताक़ब करती हुई आश्रम में पहुंच गई। वो जानती थी कि तेजपाल टेलीपैथी नहीं जानता है, लेकिन अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता है और वो कुछ गैर मामूली सलाहियतें रखता है। इसके देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने के हवास गैर मामूली हैं। इसके अलावा छठी हिस्स भी गैर मामूली है। लिहाजा जब तेजपाल बड़ी राजदारी से आश्रम के अहाते में गया और दोनों चौकीदारों से बातें की तो सोनिया ने एक चौकीदार के दिमाग में जगह बना ली। वो रात का वक्त था। इस वक्त नीलमा 1 घंटे के लिए तपस्या से फारग होकर खाना खाया करती थी। वो दोनों चौकीदार खाने की थाली और पानी का जग लेकर तेजपाल के साथ आश्रम के अंदर आ गए तो गुरु नारंग तेजपाल के दिमाग में था और सोनिया एक चौकीदार के अंदर रहकर देख रही थी कि बहुत बड़े मजबूत ताले को गुरु नारंग अपने एक मंत्र का जाप करके खोलता और बंद करता है। इस हाल के अंदर एक ऊंचे चबूतरे पर नीलमा आंखें बंद किए तपस्या में मसरूफ थी। आहट सुनकर इसने आंखें खोली। खाना लाने वालों को देखकर समझ गई कि अंदर गुरु नारंग मौजूद है। इसने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, गुरु बाबा प्रणाम। वो गुरु बाबा से बातें करने लगी तो सोनिया ने इसके नए लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर इसके दिमाग में पहुंच गई। फिर इनकी एक बात के जवाब में इसने कहा, मौत के कदम कोई नहीं रोक सकता। नीलमा दहशत के मारे उठकर खड़ी हो गई। दोनों मुठियां भींचकर बोली, गुरु बाबा ये सोनिया की आवाज है, मेरी आत्मा शक्ति मुकम्मल नहीं हुई है, गुरु बाबा मुझे बचाओ। सोनिया की आवाज सुनाई दी, तुम्हारी आत्मा शक्ति मुकम्मल नहीं होगी, इस आश्रम के अंदर मौत आ गई है, तपस्या छोड़कर बाहर आ जाओ तो जिंदा रहने दूंगी। बोलो यहाँ मरना चाहती हो या बाहर जिंदा रहने की ख्वाहिश है? इस वक्त नीलमा के दिमाग में सोनिया भी थी और गुरु नारंग भी। इसने सोनिया के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर इसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन इसकी सोच की लहरें भटकती रहीं क्योंकि सोनिया इस वक्त मार्था डिसोजा के रूप में थी और मार्था का लबो लहजा मुख्तलिफ था जिसे गुरु नारंग नहीं जानता था। इसने पूछा, मैं तुम्हारे लबो लहजे के मुताबिक तुम्हारे दिमाग में आना चाहता हूँ, लेकिन नाकाम क्यों हो रहा हूँ? इसलिए कि मैं अभी सोनिया नहीं हूँ। जिस बहरूप में हूँ इसी लबो लहजे में बोलूंगी तो मेरे अंदर आ सकोगे। मैं बहरूप की वजह से बदल चुकी हूँ तो मेरे अंदर कैसे आ सकोगे? हूँ
अब से पहले मैं पोरस के दिमाग में गया था, मगर वो भारत में जमुना दास बना हुआ था और इसी जमुना दास के मुताबिक इसके ख्यालात पढ़ता रहा था। ठीक इसी तरह मैं मार्था डिसूजा के लबो लहजे में बोलूंगी तो तुम मार्था के अंदर पहुंचोगे, मगर अफसोस इसलिए नहीं पहुंच सकोगे कि वो मर चुकी है। इस मरने वाली के लबो लहजे में भी मेरे अंदर आकर तुम्हें मालूम होगा कि मुर्दा ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते। तुम सब रूहानी टेलीपैथी की वजह से महफूज हो। तुम आत्मा शक्ति रखते हो, लेकिन रूहानी टेलीपैथी का तोड़ नहीं कर सकोगे। और नीलमा, हम तुम्हारे अंदर बोल रहे हैं, तुम तमाम बातें सुन रही हो। जिसे अपना गुरु बाबा कहती हो वो दुनिया वालों के लिए महाशक्तिमान होगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। नीलमा ने परेशान होकर पूछा, ये तुम सब क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? पहले पोरस ने मुझे आत्मशक्ति मुकम्मल करने नहीं दी, अब तुम आ गई हो। मैं तुम लोगों की दुश्मन तो नहीं हूँ, कई बार दुश्मनी कर चुकी हो। इस वक्त आत्मशक्ति के गुरूर में थी, अब गुरूर भूलकर बेचारी बन रही हो। तुम्हारे सामने खाने की थाली रखी है, मगर तुम इसे आश्रम से बाहर ले जाकर खा सकोगी। यहाँ मैं एक लुकमा भी तुम्हारे मुंह में नहीं जाने दूंगी। अपने गुरु नारंग से कहो तुम्हें सिर्फ एक लुकमा खिलाकर दिखाए। गुरु नारंग ने कहा, मैं अभी इसे खिलाऊंगा और तुम जवाबी कार्रवाई क्या कर सकोगी? मैं पहले ही नीलमा से कह चुकी हूँ, इस आश्रम के अंदर मौत है, बाहर जाएगी तो ये जिंदा रहेगी। क्या तुम महाशक्तिमान होकर तारीख से आने वाली रिवाल्वर की गोली को रोक सकोगे जो नीलमा के मौजूदा जिस्म को हलाक कर देगी? फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नीलमा ने सहम कर कहा, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे पास यही आखिरी जिस्म रह गया है और इस आखिरी जिस्म के खत्म होने के बाद तुम्हारी आत्मा परलोक सुधार जाएगी। फिर तुम्हारा गुरु बाबा इसे किसी दूसरे जिस्म में नहीं ला सकेगा। गुरु नानक ने कहा, तुमने इसे गोली मारने की धमकी दी है, इसका मतलब है इसी आश्रम में कहीं छुपी हुई हो। ये भी कोई पूछने की बात है? अपने आदमियों से कहो वो मुझे तलाश करें, फिर मुझे देखते ही गोली मार दें। गुरु नानक ने तेजपाल और दोनों चौकीदारों से कहा, यहाँ सोनिया आकर मुसीबतें पैदा कर रही है, यहीं कहीं छुपी हुई है। नीलमा को चैलेंज कर रही है कि ये आश्रम छोड़कर बाहर नहीं जाएगी तो इसे गोली मार देगी। तेजपाल ने कहा, हमने सुना है कि फरहाद और इसकी फैमिली के अफराद अपने पास हथियार नहीं रखते, बल्कि दुश्मन से छीनकर इनके हथियारों से ही इन्हें मारते हैं। नीलमा ने कहा, तुम नहीं जानते, सोनिया के पास मुखालिफिन से निपटने के लिए कई हथकंडे होते हैं। वो ऐसा कुछ करेगी कि तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि तुम में से किसी के दिमाग में रहकर इसने मेरे खाने पीने की चीजों में जहर मिला दिया हो। गुरु नानक ने कहा, ऐसा मुमकिन है। मैं अभी ध्यान ज्ञान करके मंत्रों का जाप करके मालूम करता हूँ कि ये खाने के काबिल है या नहीं। सोनिया ने कहा, बड़ी देर हो गई। मैंने इतनी देर तुम सबको बातों में इसलिए उलझाकर रखा था कि मेरी बंदूक से गोली निकलकर नीलमा तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे। वो 10 मिनट गुजर चुके थे। ये देखो मैं कैसा हथियार इस्तेमाल करती हूँ, आवाज सुनो। वो तवज्जो से सुनने लगे। कई भारी भरकम जूतों की आवाजें फर्श से उभरती सुनाई दे रही थी। तेजपाल अपना बचाव करने और जवाबी हमले करने के लिए वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही रुक गया। वहाँ पुलिस वाले गन लिए खड़े थे। एक पुलिस अफसर ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम लोग? इस मुकफ्फल दरवाजे को खोलकर कैसे अंदर आ गए? इससे पहले कि कोई जवाब देता, सोनिया ने एक चौकीदार की जुबान से कहा, हमको तो अमेरिकी सरकार ने यहाँ चौकीदारी के लिए छोड़ा है, हमारे पास सरकारी कागजात हैं। अफसर ने पूछा, यहाँ बंद कमरे में कैसे आ गए? चौकीदार ने नीलमा की तरफ इशारा करके कहा, ये बहुत बड़ी जादूगरनी है, टेलीपैथी जानती है, कहती है ये यहाँ रहकर नीलमा से भी बड़ी आत्मा शक्ति वाली बनकर पहले इस आश्रम को आबाद करेगी, फिर अमेरिका के बड़े अकाबरीन को अपना गुलाम बनाकर यहाँ हुकूमत करेगी। नीलमा ने कहा, क्या बकते हो? मैं तो अमेरिका की वफादार हूँ, ये आश्रम मेरे लिए ही हुकूमत ने बनाया था, मैं नीलमा हूँ। अफसर ने कहा, बकवास मत करो, नीलमा बरसों पहले मर चुकी है। नहीं, मैं जिंदा हूँ। अगर जिंदा हो तो पहले यहाँ की पुलिस और इंतजामिया को यहाँ आकर अपने रहने की इतला देती, मगर यहाँ मुजरिमों की तरह ताला तोड़कर आई हो। सोनिया ने दूसरे चौकीदार की जुबान से कहा, नो सर, ये ताला तोड़कर नहीं बल्कि अपने जादू से जब चाहे बंद ताले को खोल सकती है और खुले हुए ताले को बंद कर सकती है। इसीलिए आज तक आप लोगों को पता नहीं चला कि ये यहाँ छुप कर रहती है। तुम दोनों चौकीदारों ने हमें इतला क्यों नहीं दी? हम कैसे इतला देते? इसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने से ये जादू के जरिए हमें सजा। इसकी बात पूरी होने से पहले ही सोनिया ने इसके दिमाग में जलजिला पैदा किया। वो चीखें मारते हुए फर्श पर गिरकर तड़पने लगा और कहने लगा, नहीं मालकन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे खिलाफ इन लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे सजा ना दो, मुझे माफ कर दो। एक अफसर ने सिपाहियों से कहा, इस जादूगरनी को गिरफ्तार कर लो।